नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आज मंथन में बात करेंगे मौन हुए मनमोहन। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात एम्स में 92 साल की उम्र में निधन हो गया। मनमोहन सिंह को गुरुवार की शाम तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। वह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने मई 2004 से मई 2014 तक केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संगठन प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए सरकार का नेतृत्व किया। 1991 में भारत आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया था और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ी। इस समय मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक सुधार योजना प्रस्तुत की। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की दिशा में कई बड़े कदम उठाए। आयात निर्यात नीति में सुधार के अंतर्गत व्यापार नीति को उदार बनाया गया और आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों को कम किया गया। निजीकरण और देनदारी में कमी को लेकर सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया गया और सरकारी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया। विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। विदेशी निवेशकों के लिए नियमों को सरल किया गया और विदेशी पूंजी का स्वागत किया गया। आंतरिक बाजार में सुधार लिया और भारत में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई नियमों में बदलाव किए गए। कर प्रणाली में सुधार किया गया, जिसमें करों की दरों में कटौती की गई और कर संग्रहण की अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के दिशा निर्देश में दिए गए। मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के एक महान सुधारक के रूप में याद किए जाएंगे। उनका योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नए मुकाम तक पहुंचाने में अहम था। वह भारतीय राजनीतिक परिक्षेत्र में एक बहुत सम्मानित और प्रभावशाली नेता थे। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री और क्या कुछ सियासत के लोगों ने कहा मनमोहन सिंह के ना रहने पर। बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था
तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। हम उनका हमारे बीच से जाना न केवल एक देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। वो दिव्यता, सौम्यता और विनम्रता के प्रतीक थे। वो भारत के इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। जब देश हमारा आर्थिक चैलेंजेस से गुजर रहा था, तो उन्होंने अपनी लीडरशिप को देश को दिया, और मैं कह सकता हूं कि वो इंडियन इकोनॉमी के लिए आधुनिक निर्माता थे। जब सुना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो बहुत काबिल इकोनॉमिस्ट भी थे, और उनने भारत की ये सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, मैं समझता हूं ये है कि भारत को इकट्ठे रखने की कोशिश की और इकोनॉमी को खोल दिया। पहले इकोनॉमी खुली नहीं थी। आज हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं, वो मेहरबानी मनमोहन सिंह की है। उन्होंने राजीव गांधी के वक्त में, उसके साथ साथ नरसिम्हा राव जी के वक्त में इस इकोनॉमी को इतना खोल दिया कि आज हम खुशी से कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी आज तरक्की पे है। मैं इनके साथ वज़ीर था इनकी हुकूमत में, और रिन्यूएबल एनर्जी को पहली दफा हिंदुस्तान में रिकॉग्नाइज किया गया। ये वो एनर्जी है जो मैं समझता हूँ आगे के लिए सबसे बड़ी मुफीद होगी, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, अपने खानदान की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो काम छोड़ गए हैं, बाकी वो हम लोग और दूसरे उसको पूरा कर सकेंगे और इस मुल्क को आगे ले सकें और भाईचारा रखें देशों के साथ। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद खानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ, और ये बात सच्चाई पर मुबन्नी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। RBI के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उस्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की, और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज गम में है, मैं उसमें शामिल हूँ। मनमोहन सिंह जी के साथ राज्यसभा में इतने सालों तक रहने का सौभाग्य मिला मुझे, और मुझे याद है कि एक घटना जो मैं भूल नहीं पाता कि एक बार मैं सिग्नेचर कर रहा था तो वो पीछे खड़े थे, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, तो मैंने पलट के जब देखा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, और मैंने उनका पैर छू के उनसे कहा, सॉरी सर, मैं आपको देख नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि संजय सिंह जी, आप विपक्ष की मजबूत आवाज हैं। उनके ये वाक्य मैं कभी नहीं भूल सकता। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज
बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पे फैसला लिया, उसी का परिणाम ये है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे, उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कम बोलना और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज बता रहे हैं कि कितनी बात उन्होंने उस समय वो फैसले लिए थे। मन बहुत भारी है मेरा, सभी देशवासियों का मन भारी है। मैं विशेष रूप से याद करता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, क्योंकि मैं करीब 3 साल उनका मेन बॉडीगार्ड रहा। एआईजी क्लोज प्रोटेक्शन टीम एसपीजी में एक दायित्व होता है, वो जो अंदरूनी घेरा है उसका इंचार्ज होता है, और अगर सारे बॉडीगार्ड भी हट जाएं तो वो कभी भी हट नहीं सकता। तो ऐसे परछाई के रूप में, शैडो के रूप में काम करने का मौका मुझको 3 साल मिला। बहुत कुछ मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से सीखा। बचपन में उनका जन्म हुआ तो उनकी माता की डेथ हो गई थी उसी वक्त ही, तो इन्होंने बहुत उसमें इकोनॉमिक बहुत क्राइसिस था, उसमें उन्होंने जीवन यापन किया। फिर ये पेशावर में थोड़ा पढ़ाई करी, फिर पार्टीशन के टाइम ये आ गए अमृतसर और हम इधर देहरादून आ गए। तो इन्होंने फिर वहाँ पर चंडीगढ़ में पढ़ाई करी, फिर वहाँ लेक्चरर रहे, फिर उससे बढ़ते बढ़ते ये यूएनओ में भी ट्रेड सेक्रेटरी रहे और अपना आरबीआई गवर्नर भी रहे और यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन में भी रहे। स्विट्जरलैंड भी एक गवर्नमेंट पोस्ट पे रहे। तो इस तरह इनका पढ़ाई में बहुत ध्यान था, चाहे जितना भी इनको कमी थी पढ़ाई में, इन्होंने पूरे लोन लेके इधर उधर से भी पकड़ के पढ़ाई में पूरा इन्होंने प्रयास किया कि पढ़ाई मेरी पूरी हो। और अब इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल दिल्ली से जुड़ा हुआ। हमारे साथ अजय शुक्ला हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर स्वागत है आपका। रमेश ठाकुर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। मनीष शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। और महेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत। सबसे पहले मैं महेंद्र सिंह जी के पास ही चलूँगा। महेंद्र सिंह जी, भारत ने वो रत्न खो दिया जिसने भारत को हर दुविधा से बचाया। 10 साल तो हम लोग प्रधानमंत्री के पद के तौर पर उन्हें याद करते हैं, जो 2000 के बाद की पैदाइश है, लेकिन अगर किसी ने 80 से 90 का दशक भी देखा हो तो भारत उस दौर पे था कि जब सबके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। उस दौर से भी निकालने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। महेंद्र सिंह जी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो विनम्र श्रद्धांजलि डॉक्टर साहब को, माफ कीजिएगा। विशाल जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस दौर में भारत बहुत क्राइसिस से गुजर रहा था, हमारे पास एक तरीके से जिसको कहते हैं कि इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं थे, उस दौरान वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने भारत को निकाला, उस क्राइसिस से निकाला और एक उदारीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। और आज के समय में जो हम लोग देख रहे हैं, जितना उदारीकरण, जिस तरीके से जॉब्स, जिस तरीके से इंटरनेशनल एक्सपोजर, जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियां, विदेशी कंपनियां, देसी कंपनियां और तमाम जो आर्थिक प्रगति आज देख रहे हैं, ये अगर वो बुनियाद नहीं रखते तो शायद आज अभी भी हम लोग बहुत पिछड़े होते, कम से कम आर्थिक तौर पर। ये अलग बात है कि दूसरी अलग इकोनॉमी के तौर पर हम क्या प्रगति कर रहे होते नहीं, लेकिन इन नीतियों के आधार पर आज जो हम लोग देख रहे हैं, तो इस पे कहा जा सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने जो शुरुआत की उस दौर से, और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो तमाम ऐसे फैसले लिए गए जो आज वाकई में बहुत ही दूरगामी परिणाम वाले हैं। तमाम सोशल सेक्टर के लिए उन्होंने जो फैसले लिए, जैसे मनरेगा है, जैसे राइट टू एजुकेशन है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल, जैसे राइट टू सर्विस है, इस तरीके के बहुत बुनियादी
फैसले थे जिन्होंने भारत की छवि को चेंज कर दिया, जिन्होंने आम आदमी के अधिकार मिलने शुरू हुए, किसानों के लिए जिस तरीके से उन्होंने ऋण माफ किए, उसके बाद फिर उन्होंने जिस तरीके से एक अधिनियम आया जिसमें कि उनके पुनर्वास, और जब भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास अधिनियम आया, जिससे कि अब उनको एक ठीक कीमत मिलती है अगर किसी की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है। तो इस तरीके से तमाम ऐसे मतलब उनको कहा जाए कि परिवर्तन किए उन्होंने, जो कि आने वाली पीढ़ियां इसकी वैल्यू समझेंगे। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन है, बहुत क्रांतिकारी कदम था। राइट टू एजुकेशन है, जिसमें कि प्राइमरी के बच्चों को ये मौलिक अधिकार बन गया, तो कि प्राइमरी 6 साल से 14 साल के बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उनका हक है। तो इस तरीके से मनरेगा, देखिए कोविड के समय में मनरेगा एकमात्र ऐसी योजना थी जिसने कि लाखों करोड़ों लोगों को का परिवार चलाया, उनका जीवन यापन का साधन रहा। तो ऐसी दूरगामी तमाम चाहे वो अर्थनीतियां हो, चाहे वो विदेश नीति के तौर पर अगर देखा जाए, न्यूक्लियर डील से लेकर के तमाम आस पड़ोस के देशों से उनके अच्छे संबंध थे। बल्कि आज की अगर तुलना की जाए तो आज हमारे पड़ोसी देशों से संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उस दौर में जब उनकी सरकार थी तो हमारे पड़ोसी देशों से ठीक संबंध थे। तमाम तरीके से उन्होंने, चाहे सार्क के तौर का इस्तेमाल उन्होंने किया, सार्क के मंचों का भारत की छवि को सुधारने के लिए, भारत की चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, तो बहुत सारी चीजों के लिए उन्हें याद किया जा सकता है। एक अगर उनको एक शब्द में कहा जाए तो एक युग का अंत है। ये युग का अंत इसलिए क्योंकि हम एक अलग इकोनॉमी के दौर में थे, और जब वित्त मंत्री के तौर पर यह आए तो पूरा परिदृश्य बदल गया, पूरा एक अलग फिलॉसफी, अलग इकोनॉमी, अलग चीजें आई। तो वो युग वहां से शुरू हुआ, और आप समझिए कि जिन्होंने शुरू किया वो आज हमारे बीच नहीं। बिल्कुल। और हम लोग जो आजकल जन सूचना अधिकार के तौर पर तमाम विभागों से और हर तरीके की जो जानकारियां मांगते हो मिल जाती है, उसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हम लोग को उसका श्रेय देना चाहिए। उसी तमाम योजनाएं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए। रमेश जी, आप कैसे देखते हैं, एक क्षति है भारत के लिए जो अब कभी भर नहीं सकती, लेकिन तब 2004 से 14 तक या उससे पहले की हम बात करें, लगातार अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने काम किए। उन्होंने की मनरेगा की बात हम करें, आरटीआई की बात करें, शिक्षा नीति की बात करें, विदेश नीति की बात करें, तो मुझे लगता है वो मजबूती के साथ काम किया जिसकी उस वक्त भारत को जरूरत थी। देखिए, मुझे लग रहा है विशाल जी, ये सब शब्दों में बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो करा, जो मौन रह के उन्होंने जो करा, जो टंका पीटा, वो मुझे लग रहा आज के समय में जो ढोल नगाड़े बजते हैं, प्रचार होता है, उसके मुकाबले मुझे लग रहा वो भी सारा फीका है। तो उनकी जो कार्यशैली थी, वो जो उनका काम करने का अलग एक अंदाज था, वो अलग था। उनके दौर में मैंने लंबे समय तक कांग्रेस बीट को कवर करा है। तो जब मनरेगा की बात कही जा रही थी, तो उसमें जो फाइनल ड्राफ्ट जब इनके टेबल पे आया था, तो उनको उन्होंने नकार दिया था। तो इस बात को लेके सोनिया गांधी और दोनों में बड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ था इस बात को लेके। हालांकि ये चीजें बाहर निकल के नहीं आई थी, लेकिन उसमें था क्या, कुछ चीजें ये ऐसी जोड़ना चाह रहे थे। इनकी जो अपनी एक टीम थी, वो चाहती थी जो मजदूर हैं उनकी जो न्यूनतम आय है कम से कम सम्मान पूर्वक दी जानी चाहिए। तो उसमें कुछ पैसा बाद में ऐड हुआ था। अंततोगत्वा जो उन्होंने फाइनल रिपोर्ट बाद में अपने से बनाई थी, उस पे सोनिया गांधी ने भी ओके करा था, उनका शीर्ष नेतृत्व था उस पे भी ओके करा था। तो ये चीजें होती थी। आज के दौर में आप अगर प्रधानमंत्री के कोई फैसले पे अगर कोई जरा सा भी उंगली उठा दे या कुछ भी कर दे, तो आपको पता है क्या हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं जब इंसान जीते जी जब होता है ना, तो उनको उतना सम्मान नहीं मिल पाता है। यदा कदा हमने डॉक्टर साहब के अगर व्यक्तिगत से जोड़े तो हमने देखा, और विपक्ष, जो मुख्य विपक्ष उनके सामने हुआ करता था एनडीए, और उसके बाद में अब जो सत्ताहीन है, तो उन दोनों ने किस तरीके से कटाक्ष करे उनके। रैनकोट में नहाना,
मौन सरदार, इस तरीके के कई सारी चीजें कही। कभी कोई उनके बड़े लीडरान के मुंह से कभी आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में अच्छे शब्द नहीं सुने। एक उनका बयान हमेशा चलाया जाता है कि वो कहते थे कि पहला हक अल्पसंख्यकों का है, जबकि कितना बड़ा झूठ है। ये एंड तक लोग कहते रहे। लेकिन ठीक है, आज उनका जब निधन होता है तो वो सारे नेता आज निकल के उनके लिए अच्छे शब्द बोल रहे हैं, सब चीजें। और चलिए, ये शुचिता राजनीति में होनी चाहिए, सार्वजनिक जीवन में भी होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आइडियोलॉजी नहीं इतनी बदलनी चाहिए कि आप किस व्यक्ति के बारे में क्या कह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं कह रहा हूं, मैंने पत्रकारिता के जीवन में और पूरे संपूर्ण जीवन में अगर देखा जाए तो जब से भारत आजाद हुआ है टिल आज तक कभी ऐसा नेता हम लोगों को नहीं मिल पाया जो गवर्नर भी बना हो, जो यूएनए में भी काम करा हो, जो राजदूत भी रहा होगा, जो यूजीसी का चेयरमैन भी रहा हो, योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी रहा हो, और वित्त मंत्रालय भी संभाला हो, प्रधानमंत्री का सलाहकार भी रहा हो। तमाम ऐसे पद जो बड़े बड़े भारत के थे राष्ट्रपति को छोड़ के, तो सारे के सारे उनके जीवित रहते सारे सुशोभित हुए। ऐसा नेता पढ़ा लिखा, जो दूरदर्शी, जब जो बाइडेन साहब से लेके जितने भी बड़े नेता अमेरिका के राष्ट्रपति होते रहे, उनकी एक लंबी सीरीज, वो यदा कदा इनको फोन करके आर्थिक नीतियों के ऊपर बातचीत भी करते रहे। ये चीजें कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई, और ना ही उन्होंने खुद से कि भाई मेरे से अगर बराक ओबामा अगर अपने यहाँ की नीतियों की बारे में अगर मेरे से बात कर रहा है तो मैं उस कॉल को रिकॉर्ड करूं और मीडिया में जारी करूं और सारे लोगों को बताऊं। ऐसा उन्होंने कभी नहीं करा, कभी ढोल नहीं पीटा उन्होंने, अपने कभी प्रचार नहीं करा। मौन रह के उन्होंने ऐसा जो डंका बजाया, जो आज विश्व क्या मुझे लग रहा है आने वाली पीढ़ियां भी किताबों के जरिए आपके हमारे के सम्मुख से जो निकलेगी चीजें जो उनको बताएंगे वो सुनते रहेंगे। वो एक किताब थी, वो एक इंस्टीट्यूशन थे, ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जहां जितना पढ़ लो वो कम था। उनका शुरुआती अगर आप जीवन को देखो, जिस तरीके से पार्टी से उनसे पहले उन्होंने इतनी मुश्किलात से उन्होंने पाकिस्तान में जितना उनको जीवन उन्होंने जिया, वो कितनी कठिनाइयों से काटा। उसके बाद में खाली हाथ उनका और उनका परिवार अमृतसर में आ जाता है, कुछ नहीं होता था उनके पास, लेकिन बावजूद भी उनको उच्च शिक्षा की जो समझ थी, उन्होंने बार बार एक बात की दलील दी, और उस उच्च शिक्षा की जो पक्षधर रहे, उन्होंने कहा शिक्षा और शिक्षित होना आदमी के लिए बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होगे तो आप कोई भी धरातल की और ग्राउंड जीरो की आप जानकारी ना आपके पास होंगी, ना चीजें आपको समझ पाओगे। कई बार उनकी बातों को इग्नोर भी करा गया, लोगों ने समझा भी नहीं कि वो क्या कहना चाहते थे। लेकिन उनकी जो को कहते हैं ना पत्रकारों की तरह, जो पत्रकारों की भाषा होती है, कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना, बिल्कुल वो भी उनके अंदर हमने देखा। लगभग 10 साल तक जब वो प्रधानमंत्री रहे तो कई मर्तबा उनके सामने से मिलना हुआ हम लोगों, उनकी की चीजों को बहुत नजदीक से हम लोगों को देखने को मिला। तो मतलब इस तरीके की चीजें और असहज और इतने असौम्य व्यक्तियों का मुझे लग रहा दोबारा ऐसे धरती पे उगना बहुत बड़ा एक सपने जैसा होगा। लेकिन आज जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, आज उनका निधन हुआ, खैर उनका पूरा जीवन अच्छा जीवन काट के जाते हैं। 90-92 साल का एक बड़ा लंबा पीरियड होता है किसी के जीवन के लिए, और उसमें पूरा बेदाग रहा हो 10 सालों में उनके बिल्कुल बेदाग रहा, और आपसे लोगों ने ना चाहते हुए भी, मन नहीं है लेकिन ऐसी जरूरत पड़ी समय पे कि आपसे मदद मांगनी पड़ी तो आपने दिल खोल कर मदद भी ली। आप सब बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल जुड़ा हुआ है, इसमें मैं मनीष शर्मा का रुख करूँगा। मनीष जी, मनमोहन जी का निधन जब हुआ, खबर जब आपको पता चलती है, क्या रिएक्शन था आपका, और एक क्षति के तौर पर आप क्या देखते हैं? जो वो काल था जब प्रधानमंत्री थे, उससे पहले तमाम पदों पर रहे, विभिन्न पदों पर उन्होंने देश को सेवाएं दी हैं, आप कैसे देखते हैं? अनम्यूट कर लीजिए मनीष जी।
दुखद है, थोड़ा चकित करने वाला है, थोड़ा धक्का लगने वाला है। और इस खास दौर में और ज्यादा धक्का लगने वाला है जब एक खास तरह की जब आप तुलनात्मक कोई खास तरह की राजसत्ता है इस समय, तो उस लिहाज से मनमोहन सिंह जी और ज्यादा याद आ रहे हैं। जब ये 14 के बाद का जो रिजीम है भारत में, जो मोदी काल है, और उस सरकार का जो रवैया है, उस लिहाज से तुलनात्मक रूप से जब हम पहले किसी और दौर के मुकाबले और ज्यादा मनमोहन सिंह याद आ रहे हैं, इसमें हम लोगों को समझना चाहिए। 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूं उनके बारे में। एक तो मैं ये समझता हूं कि जितनी सादगी और बहुत ही विनम्रता और बड़ा व्यक्तित्व होने के चलते और ज्यादा झुका हुआ होकर के और ज्यादा संवेदनशीलता, अगर व्यक्तिगत रूप से अगर आप देखा जाए तो इस मामले में हम लोग बहुत खोज नहीं पाएंगे आज के दौर में, बड़ा मुश्किल है। और इस दौर में 2014 के बाद तो ये 1000 गुना मुश्किल है। मतलब वो थोड़ा और ज्यादा याद आने लगे हैं इस दौर में जितनी तलखी है। दूसरा, मैं देख रहा था कि जो लोकतांत्रिक ढांचा है इस देश का, और उसमें प्रेस के साथ जो संवाद है, जनता के साथ जो संवाद है, उस मामले में अगर आप तुलना करें आज के दौर से, तो हमको लगता है कि 1000 बार प्रेस के सामने आए होंगे। आज ये दुर्लभ हो गया है। कोई प्रधानमंत्री अगर आप सोच नहीं सकते हैं कि आप वो प्रेस के सामने मैं आज तो मैं रोकूंगा मनीष जी, माफी चाहूंगा, लेकिन आज मैं एक क्लिप देख रहा था, एक्स पर कई लोगों ने पोस्ट की हुई थी। एक मीडिया संस्थान के एक एंकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से कि आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे हैं। कोल स्कैम के बाद की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसके बाद भी उन्होंने सहजता से और बहुत तीखे लहजे में सवाल थे वो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, अगर आज की डेट में, आज की राजनीति में अगर वो आप सवाल किसी से पूछ लें तो मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति कल उस जगह पर मौजूद होगा। वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, या फिर इतनी तो पहले उसको आज़ादी ही मिल जाए कि सवाल पूछ ले किसी मंत्री या प्रधानमंत्री, तो छोड़ ही दीजिए आप। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ज्यादा याद आ रहे हैं मनमोहन सिंह इस दौर में, जब लोकतांत्रिक जो व्यवहार है किसी प्रधानमंत्री का, डेमोक्रेटिक जो व्यवहार है, प्रेस के साथ उसका जो रिश्ता है, प्रेस के साथ जो उसका व्यवहार है, जनता के साथ जो उसका व्यवहार है, किसी प्रधानमंत्री से भारत जैसे देश में, उसकी अगर कोई मिसाल अगर पेश करनी हो तो हमको बार बार मनमोहन सिंह के पास जाना पड़ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है कि वो विनम्रता, वो सौम्यता, और ये फील ही नहीं होने देना कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं उस रूप में हूं। तो एक तो हमको ये लगता है कि इसलिए आज के दौर में ये कह लीजिए कि आप इसको आप आज के दौर में ढूंढ ही नहीं पाएंगे, आपको कहीं मिलेगा नहीं। सत्ता का जो व्यवहार आज के दौर में है, और मनमोहन सिंह के दौर में सत्ता का जो व्यवहार था, जनता जो है अपने विरोध को जिस रूप में व्यक्त कर पाती थी मनमोहन काल के दौर में, जनता जिस तरह से अपने मुद्दों को लेकर के जबरदस्त आंदोलन में जा सकती थी, और उसके साथ आज जैसा व्यवहार नहीं होता था, आज जैसा उसके साथ तलखी नहीं होती थी, आज जैसा उसके साथ उसको सलाखों के पीछे उस रूप में नहीं जाना पड़ता था। यानी कि आप प्रतिवाद का भी जो अगर आप भारत में संविधान के अनुसार से प्रतिवाद करने का जो रास्ता था, प्रतिवाद करने का जो स्पेस था, उसका भी कोई अगर मॉडल है तो वो मनमोहन काल को हमको देखना चाहिए। उसमें उस दौर में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि वो उनके आवास तक और उनके सारे, आज कोई सोच नहीं सकता है कि आज तो प्रधानमंत्री के पास जाने की बात छोड़िए ना, जिला मुख्यालयों के भी जगह बदल दिए गए हैं। जो आप लोकतांत्रिक ढंग से धरना भी देना चाहें तो जिला मुख्यालय के भी आप करीब नहीं जा सकते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय की बात छोड़ दीजिए। तो मेरा ये कहना कि ये इसलिए बड़ा दुखद है, ये थोड़ा सा उस दौर को याद कर पाना। एक और मैं इसके साथ कहना चाहता हूं कि बेसिकली अगर आप देखें एक जिस दौर में आप समझिए कि एक वैश्विक स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि आपको अब निजीकरण की तरफ बढ़ना होगा, आपको नव उदारवाद की तरफ बढ़ना होगा, उदारीकरण की तरफ बढ़ना होगा। यानी क्या? यानी ये कि पूंजी को ही जनता की संपत्ति सौंपनी होगी, बड़ी पूंजी को, और बड़ी पूंजी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसी हिसाब से देश का, समाज का विकास होगा। ये एक जनरल दबाव था सोसाइटी में। जो आप 90 के दशक की बात कर रहे हैं, 91 के दशक की बात कर रहे हैं, उस दौर में एक वैश्विक दबाव था कि आप जो है
अब आपको पब्लिक सेक्टर को खोलना होगा, आपको निजी हाथों में अर्थव्यवस्था को सौंपना होगा, आपको विकास के साथ, विकास जो है अब वो रोजगार के साथ गुथा नहीं होगा, रोजगार का सवाल विकास के साथ नहीं गुथा होगा। यानी कि आप जीडीपी पे बात करेंगे, आप तमाम चीजों पे बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ये आपके लिए ये पैमाना नहीं होगा अर्थव्यवस्था के बढ़ने या घटने का जी। तो ये जो दौर था वो केवल मनमोहन साहब के साथ दौर नहीं था, वो वैश्विक स्थिति थी, दुनिया भर के सरकारों पे, दुनिया भर के उस पे दबाव था। तो वो उस दिशा में उन्होंने एक पहल लिया, एक आंदोलन के बाद आपने अर्थव्यवस्था को खोल दिया, बड़ी पूंजी निजी पूंजी के लिए खोल दिया, शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर के सारी चीजों को आपको निजीकरण करना पड़ा, सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर को आपको निजीकरण की तरफ बढ़ना पड़ा। लेकिन उसी दौर में जो हम भारत की सरकार कर सकती थी, भारत का प्रधानमंत्री कर सकता था, वो आप देखेंगे कि उसमें उसने उसी समय सूचना का अधिकार आता है, उसी समय आप देखेंगे मनरेगा का अधिकार आता है, ग्रामीण रोजगार अधिकार आता है, उसी समय आप देखेंगे कि शिक्षा का अधिकार आता है, उसी समय आप देखेंगे तमाम इस तरह के, आप देखेंगे कि वो सारे इस तरह के, एक तरफ ये है कि वैश्विक दबाव ये है कि हमको अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जहां पुरानी जो राजनीति है, जो अर्थनीति है, वो जहां तक हमारे साथ चली आई है 90 के दशक में, कि हमारे पास 1 अरब मुद्रा, विदेशी मुद्रा नहीं है कि अगला हम 25 दिन 20 दिन का भी कोई भुगतान कर पाए कि नहीं। और चंद्रशेखर जी को 20 किलो सोना वहां रखना पड़ा था, वहां पे 20 लाख करोड़ का, और एक ऐसी स्थिति कि आपको अब मुद्रा कोष जो कह रहा है, विश्व बैंक जो कह रहा है, आपको खोलना है उसी समय। लेकिन ये यहाँ पे मैंने देखा कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी किस्म का, कि क्या इन खास स्थितियों में जब हमको अर्थव्यवस्था को खोलना है, उन खास स्थितियों में हम अपनी जनता को क्या सुरक्षा दे सकते हैं। तब आप देखेंगे कि शिक्षा का अधिकार आता है, सूचना का अधिकार आता है, रोजगार का अधिकार आता है, वन अधिकार आता है। उसी समय आप देखिए वनवासियों के लिए उनका जो जमीन पर अधिकार आता है। तो एक तो हमको लगता है ये आज के दौर में नहीं संभव है। आज क्या है, उस इकोनॉमी को जो खोली गई थी आज मोदी काल में, उस इकोनॉमी को पूरी तरह से माने आप समझिए कि स्ट्रीम में जाकर के सारी चीजों को, बड़ी पूंजी को और खास पूंजी को सौंपा जा रहा है। लेकिन उसी समय मनरेगा उस तरह से काम नहीं कर रहा है, शिक्षा का अधिकार उस समय काम नहीं कर रहा है, उसी तरह से आप बिल्कुल कर रहा है। बिल्कुल मनीष जी, मैं रुकूंगा, मैं जरा अजय शुक्ला का भी रुक कर लूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, मैं रुकूंगा आपको। अजय शुक्ला जी। मैं समझता हूं कि भारत ने अपना जीवंत कोहिनूर हीरा खोया है। बिल्कुल। और ये ऐसा कोहिनूर था जो जीता जागता, जिसने इस देश को उतनी संपत्ति दी जितनी कोहिनूर की कीमत नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है। और मैं समझता हूं कि जब हम उनके उदारीकरण पर चर्चा करते हैं तो हम अधूरी बात करते हैं। हम कहते हैं कि उन्होंने पूंजीपतियों के लिए रास्ता खोल दिया, लेकिन हम उसको पूरे प्रोजेक्ट को नहीं देखते हैं। उनका प्रोजेक्ट यदि उधर था तो पंडित नेहरू की सोशियो कैपिटलिज्म जो इकोनॉमी का कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट उसमें वो होता है। तो आप विशाल उसको पूरा यदि कायदे से देखें तो उसमें वही चीज मिलती है कि हम पूंजीपतियों के लिए खोलेंगे तो हम वैश्विक बाजार में तो जाएंगे, लेकिन वहां से जो हम आमदनी करेंगे उस आमदनी में हम एक हिस्सा हम उनके लिए लगाएंगे। और वो व्यवस्था की सीएसआर, वास्तविक सीएसआर उसी के लिए था कि जनता की उनके बीच में करना। आज क्या हो गया है, सीएसआर आरएसएस के फंड में चला जाता है, सीएसआर कुछ और उन्हीं के जो अनुषंगिक संगठन है वहां चला जाता है। लेकिन उसमें क्या था कि तमाम कैपिटलिस्ट को आप काम करिए, लेकिन आपको एक सर्टेन फंड यूज करना है, आपको उस जगह लगाना है जहां जल नहीं है वहां जल ले जाने के लिए, जहां सड़क नहीं वहां सड़क के लिए काम करना है। तो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उसमें नहीं करेगा कि कमाई करेगा, वो बनाने में भी भागीदारी करेगा। ये एक बड़ी चीज थी। इसके अलावा आप एक चीज देखिए, चूंकि मेरे निजी रिश्ते भी थे, इस कारण से मैं जितना उनको देखा, उनके जो साथ के पढ़े हुए थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे आरसी सोबती, तो कभी कभी उनके घर पे वो आ जाया करते थे और वहां पर जो निजी चर्चा होती थी उस दौरान बहुत सारी चीजें जानने को मुझे मिली
और उसमें मैंने उनको समझा कि उनके अंदर वो दर्द था कि कैसे गरीब के लिए, कैसे लोअर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए सोचा जाए। इसीलिए आप देखिए यूपीए की सरकार में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए बहुत ज्यादा किया गया। आप एक और चीज देखिए, नौकरी पेशा के लिए उनकी सोच थी, उन्हीं की देन थी कि आप जो पत्रकारों के लिए वेतन आयोग आए थे, बिल्कुल, आज तक हालांकि लोग लागू नहीं करा पाए, उनके लिए भी था। और उसको लेकर के भी बहुत ज्यादा जस्टिस मजीठिया से मेरी एक दिन बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कई कांग्रेस के मिनिस्टर्स जो है इसके खिलाफ थे। तब मैं मनमोहन जी के पास गया तो उन्होंने एक चीज कही, नहीं आप कीजिए, हमें नहीं। तो उन्होंने कहा यदि दूसरे रोज सेब खाते हैं तो कम से कम हमारे पत्रकार को एक दिन तो अपने बच्चों को सेब खिलाने भर का तो हम दे सकें, इसके लिए किया जा सके। तो मतलब बहुत बड़ी सोच थी और उससे तमाम पूंजीपति नाराज हो रहे थे और जो पूंजीपतियों के समर्थक थे उनको भी तकलीफ हो रही थी। उधर दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिला जिस तरीके से उन्होंने सैलरी क्लास के लिए छठा वेतन आयोग लेकर के इतना बड़ा इंक्रीमेंट कभी नहीं लगा था। जो लोग उसके बेनिफिशियरी हैं उनसे पूछिए, एकदम से उनकी 3 गुना 4 गुना सैलरी हो गई थी। तो वह स्थिति देखने को मिलती है। इसके अलावा आप उसमें यदि देखें कि उनके समय में, आज हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि प्रधानमंत्री बोलता है, मोदी बोलता है तो दुनिया सुनती है, उनके संगठन के लोग ये इसी तरह की बातें करते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह ये नहीं कहते। मनमोहन सिंह कहते थे कि तमाम हजारों जवाबों से अच्छा है मैं मौन रहूं। तो जब वो ये बात कहते हैं तो उसका जवाब कौन देता है? दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का प्रेसिडेंट यानी बराक ओबामा कहते हैं कि मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती। यानी आप दो अंतर देखिए, बहुत बड़ा अंतर है। और ये अंतर बहुत बड़ा है। स्वांतः जो बोल रहा है और एक व्यक्ति के लिए दुनिया की सबसे बड़ा जो है ताकतवर व्यक्ति बोल रहा है कि उसको सब सुनते हैं। और उसके तमाम उदाहरण मौजूद हैं। हमने इसको देखा कि उन्होंने एजुकेशन में सुधार के लिए कितनी कोशिश की कि कैसे सुधरे, कम से कम व्यक्ति 10वीं तक तो पढ़ सके। उसके लिए जिस तरीके से आरटीई लाए और उस पर जो काम किया, फूड सिक्योरिटी है ही, जो बाकी चीजें बताई हैं, महन जी ने बताई है, रमेश ने बताई है, मनीष जी ने बताई। तो मैं इसी बात को इसको ये यहीं पे कंक्लूड करता हूं जी कि मनमोहन सिंह जी के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी थी उनकी ईमानदारी थी, उनकी साफगोई थी और बोलना नहीं काम करना था। तो वो काम करने वाले थे, बोलने वाले नहीं थे। यह एक बड़ी चीज थी। जी बिल्कुल। अब अभी मैं देख रहा था संजय बारू जो उनकी किताब भी आई और तमाम जी सर, क्योंकि मुझे लगता है अनजस्टिस हो जाएगा देश पे नहीं। मैं समझता हूं इससे बड़ा धोखा और इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता जो संजय बारू ने किया। उन्होंने जो शब्द लिखे हैं, बिल्कुल वास्तव में उस शख्स के, असल में उस आदमी ने उस व्यक्ति को कलंकित किया। वास्तविकता क्या है? खुद मनमोहन सिंह जी ने खुद कह दिया, हां मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर भी था। अब मैं उसको बता देता हूं वो कैसे थे। वो नीदरलैंड से लौटे थे, आधी रात का वक्त था। पीसी अलेक्जेंडर फोन करते हैं उनको और वहां पर उनके जो दामाद होते हैं वो कॉल अटेंड करते हैं। वो कहते हैं वो चूंकि अभी वहां से लौटे हैं, सो रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, तुरंत बात करनी है। और बात होती है तो फिर वो जगाते हैं, बात होती है तो उन्हें कहा जाता है आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनना है। उन्हें लगता है। बहरहाल उनकी राव साहब से मुलाकात होती है। राव साहब उनसे कहते हैं ये शर्तें हैं, आपको ये करना पड़ेगा। तो कहते हैं तो फिर मैं अपने ढंग से करूंगा। और यहां से शुरू होता है वह अचानक एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर
जिसने भारत की आर्थिक तस्वीर बदली। उसके बाद जो काम अधूरे रह गए, सरकार चली गई, प्रधानमंत्री बने, कैसे बने वो भी चूंकि रमेश देखते रहे वो तो इसलिए वो ज्यादा बेहतर समझते हैं कि मैं बताऊं कि स्थिति ये थी कि सोनिया जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, सोनिया जी को बनना था, कहीं कोई बाधा नहीं थी। तमाम जो भी विपक्ष को कहना है कहते रहिए, जब नंबर हमारे पास है तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने। सच्चाई है, इस बात का जिक्र जो है किया है नटवर सिंह ने अपनी किताब में भी। तो उसकी विस्तृत राहुल जी से, मैंने खुद राहुल जी से पूछा तो वो कहे मैं ये चाहता था कि इस समय जो हालात हैं देश के, बहुत बेहतर व्यक्ति बनना चाहिए। और मां दूसरी चीजें संभाल रही थी, वो चूंकि यूपीए की चेयरपर्सन भी थी तो उन्हें दूसरी चीजें संभालनी थी। और गांधी फैमिली पे इतने हमले हो रहे थे, जिस तरीके से असुरक्षित थी हमारी फैमिली, तो हमें लगता था कि हमें इस पर काम करना चाहिए। तब प्रणब मुखर्जी का नाम पार्टी ने सुझाया, लेकिन तब श्रीमती सोनिया गांधी ने नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह का लिया और उन्होंने कहा क्यों जरूरी है, और तब वो बने। और प्रधानमंत्री बनने के बाद ईमानदारी से सच ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने हिसाब से ही करते थे। उनके मिनिस्टर्स भी उनसे बहस करते थे और वो बहस को पसंद करते थे। यह नहीं कि हां क्लोज सर्किट में प्रधानमंत्री ने फैसला सुना दिया हो गया, नहीं, चर्चा होती थी और उस चर्चा से काम होता था, ना कि आज की। और तब के मिनिस्टर्स भी आप देख लीजिए, चाहे प्रणब मुखर्जी हो जिनके अंडर में उन्होंने काम किया था, उसके अलावा तमाम मंत्री थे। इसके बावजूद मनमोहन सिंह जी की ये सबसे बड़ी खूबी थी कि मनमोहन सिंह जी ने सभी को लेके सबसे चर्चा करके स्ट्रांगली डिसीजन लिया। यदि गांधी फैमिली उनके साथ नहीं खड़ी तो न्यूक्लियर डील के मामले में क्या वो इस तरह से लड़ सकते थे, अडिग हो सकते थे? इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो बारू ने लिखा है, मैं तो बस 100% लिखा है, उनके साथ नाइंसाफी की है, कलंक लगाया है। जी बिल्कुल, मैं तो वही उनका एक बयान उसमें और अभी कोट कर रहा था आज, क्योंकि मैंने दिन में ही उस किताब के कुछ अंश पढ़े कहीं पर, तो मैं वही देख रहा था कि उन्हें हिंदी नहीं आती थी। वो गुरुमरी एक कोई भाषा है, उसमें वो लिखवाते थे अपने भाषण गुरुमुखी, को। हाँ, गुरुमुखी और उर्दू में अपने भाषण को वो लिखवाते थे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई हो, लेकिन जब ये किताब पब्लिश हुई थी उस पर इतना बवाल मचा था। महेंद्र जी के पास मैं चलूंगा, उस किताब पर इतना बवाल चला था, इस पे बाकायदा चैनलों ने हेडिंग बनाई थी कि 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री को हिंदी नहीं आती थी, वो हिंदी नहीं पढ़ पाते थे। ये खबरें बनाई गई, ये बाकायदा खबरें बनाकर चलाई गई, बाकायदा एक ट्रेंड चलाया गया कि बताइए ये है भाई साहब। एक तो ये एक्सीडेंटल पीएम भी है, जैसे अभी तक एक्सीडेंटल पीएम का मतलब ही लोगों को नहीं पता है। अब अजय जी ने इस तरीके से बताया, इस तरीके से ब्रीफ कौन कर रहा, ऊपर की एक लाइन लिखकर पूरी किताब लिख दी और उस पर पिक्चर भी बना दी, और पिक्चर भी ऐसी बनाई कि अगर सही से अगर कोई राजनीति को समझने वाला होगा देखेगा तो वो हंसेगा। महेंद्र जी। विशाल जी, दुर्भाग्य ये है कि हम नॉर्थ इंडिया के लोग जो हिंदी भाषी हैं वही समझते हैं कि वही पूरा देश है, वही पूरी सरकार है, वही पूरा राष्ट्र है। इसके अलावा हम कुछ नहीं सुनना चाहते। किसको तमिल आती है, किसको तेलुगु आती है, किसको उड़िया आती है। भाषा से ज्ञान का क्या लेना देना है? भाषा तो एक माध्यम है व्यक्त करने के लिए। किसी को कुछ आ सकती। अब वो उर्दू माध्यम से पढ़े थे तो उर्दू तो आएगी, उनकी मातृभाषा है, गुरुमुखी उनकी मातृभाषा है, क्या दिक्कत उसमें? उनको इंग्लिश भी आती है। राव साहब को 12-13 भाषाएं आती थी। भाषा से कोई विद्वान नहीं होता है। भाषा तो सिर्फ एक आपको व्यक्त करने की है, वो किसी भी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं आप। बहुत सारे लोग हैं जो अनपढ़ हैं लेकिन ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। तो ये बहुत संकुचित मानसिकता है। और हमारे हिंदी भाषी के जो लोग हैं जो 4-5 स्टेट में हैं, उनको लगता है कि हिंदी ही सब कुछ है, हिंदी के अलावा वो नहीं देखना चाहते। जैसे यही भाषाई विवाद होता था साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के तमाम और प्रदेशों को लेकर के। हम नहीं अपनाना चाहते किसी की भाषा,
हमसे अगर कहा जाए कि नॉर्थ इंडिया के लोगों से कहा जाएगा आप तेलुगु सीखिए, नहीं सीखना चाहेंगे, दो शब्द नहीं सीखना चाहेंगे, लेकिन तेलुगु भाषी से मैं महेंद्र जी, मैं अपने जीवन का एक किस्सा बता दूं। मैं हैदराबाद गया लगभग 2011 में, और वहाँ मुझे धनिया लेने के लिए भेज दिया गया। तो अब मुझे तो लग रहा था हिंदी आती तो पूरा देश हिंदी ही बोल रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मैं उससे बोल रहा हूँ कि धनिया चाहिए, दुकानदार नहीं समझ रहा, वहाँ धनिया को कोथमीर कहते हैं। मैं फिर वहाँ से 1 किलोमीटर घर गया, फिर पूछ के आए भाई कि क्या लाना था, जरा मुझे लिख के दे दी तो मैं बोल दूंगा। तो मुझे लगता है भाषा को जिस तरीके से एक पुल है कि वो आपको ठीक है, आप इससे क्रॉस कर सकते हो, लेकिन आप उसको जरूरत नहीं कि आपको ये भाषा नहीं आई तो उस पर आपको तंज कसा जाए। अब इंग्लिश नहीं आती तो क्या जीवन में आदमी आगे नहीं बढ़ता है? कई लोग ऐसे हैं जो हिंदी और अन्य भाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से ही आगे बढ़ गए। तो भाषा पर इतना ज्यादा फोकस करके, मैं तो उस किताब को सोचता हूं, उस पर जो जो चीजें लिखी गई, अगर सही से उन एक एक पॉइंट पर चर्चा हो जाए किसी दिन, तो इस देश में किस तरीके का भूचाल आएगा कि व्यक्ति को डिफेम करने के लिए जिसने इतना सब कुछ देश के लिए किया, उसके बारे में ये धारणा फैलाई गई। बिल्कुल, ये धारणाएं फैलाई जाती हैं और लोगों को असेसिनेशन किया जाता है, लोगों को नीचा दिखाने के, डिफेम करने की कोशिश की जाती है। वो खुद में जो लोग लिखते हैं वो खुद बहुत संकुचित मानते हैं, उनको मुझे लगता है ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनके पास समझ नहीं है, जरा भी समझ नहीं है कि भाषा ज्ञान से, नॉलेज से, विजडम से कोई लेना देना नहीं है। तो वो फिर क्या लिखेंगे, वो किताब क्या लिखेंगे, और किताब लिखने का क्या मतलब चर्चा की जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके, और इस तरह के बहुत सारे आरोप मतलब लोग लगाते हैं। डॉक्टर सिंह के ऊपर कितने विपक्षी नेताओं ने, जिसका जिक्र मनीष जी कर रहे थे, कितनी बार उनके ऊपर आरोप लगाया गया। इवन मीडिया ने भी उनके साथ इंसाफ नहीं किया। जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, जो फीड की गई आखिरी दौर में यूपीए 2 में, जो फीड की गई तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, वही उन्होंने दिखाया और चलाया और सारी की। इसमें दोष काफी हद तक मीडिया का भी रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डॉक्टर साहब की पर्सनालिटी को थोड़ा सा नीचा करने की कोशिशें की गई, जैसे कि उनकी सरकार को वो फैसले नहीं लेते हैं, वो दूसरे लेती हैं, या वो नहीं आते। अब रिकॉर्ड निकाल के देखिए तो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर और तब डॉक्टर साहब के बारे में कल्पना कीजिए, तुलना कीजिए, तो डॉक्टर साहब तो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, बहुत ज्यादा मीडिया के हर सवाल का जवाब दिया उन्होंने, बड़ी डेयरिंग के साथ जवाब, संतुलित जवाब दिया। तो मतलब एक तरीके से कहा जाए कि वाकई में अब डॉक्टर साहब जैसा कोई आगे आने वाले भविष्य में हमें मिलेगा कि नहीं, जिस तरीके से स्तर गिरता जा रहा है राजनीति का, समझ का। पहले संसद में आप देखिए कटाक्ष भी होते थे, हंसी मजाक भी होती थी, लोग टांग खिंचाई भी करते थे, और कोई उस तरीके का विवाद नहीं होता था। अब तो द्वंद्व होता है। अब तो लगता है कि पहले, मैं अभी पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र अगर बात करें ना मनमोहन सिंह की, तो मैं तो वही शायरियां सुन रहा था जो शायरियां वो बोल रहे थे नेता सदन के तौर पर, और सब उसको चीज़ों को कर रहे थे। आजकल ये पूरा सदन, मतलब हमारे बाद जो 2004 के बाद या 2014 के बाद की जो जनरेशन है, चिल्लाए और बेल में आके प्रदर्शन किया जाता है और बाहर प्रदर्शन किया जाता है और सांसदों के निलंबित, यही सब कहानियां सुनेंगे। मैं रुक करूंगा रमेश ठाकुर जी का। रमेश जी, आपने बहुत लंबे समय तक कांग्रेस कवर की। एक अजय शुक्ला जी जो बात कही कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे, और दूसरी जो आरोप लगे उनके ऊपर, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के बीच में जो सुरेश कलमाड़ी को सजा होती है, उस बीच आरोप लगते हैं कि भाई ये देखिए ये सब पता था, इनकी जानकारी में सब था। कोल वाले में भी यही चीज, आम आरोपों को झेलना। कितने मेंटली मजबूत होना चाहिए, जिस तरीके से मनमोहन सिंह थे, लगातार आरोपों, और उनका फेस करते थे, वो बाकायदा जवाब देते थे उन चीजों का। आज की तरह तो अगर एक भी आपने आरोप लगा दिया है तो कोई जवाब नहीं देगा उसका, लेकिन मनमोहन सिंह तो उस चीज का जवाब देते थे। देखिए, दो बातें उनके बारे में बहुत समय से झूठी फैलाई जाती रही हैं। संजय बारू ने जो अपनी किताब में लिखा है वो तथ्य से बिल्कुल परे है। पहली बार जब उनको फाइनेंस मिनिस्टर के लिए रॉय साहब ने जब ऑफर करा था, तो उन्होंने एक चीज और जोड़ दी थी उनके साथ में, कि अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री आप सही चला ले गए, अगर सफल हो गए, तो उसमें उसकी जो श्रेय होगा हम दोनों को दिया जाएगा। अगर आप विफल हो गए तो उसकी जिम्मेदारी आप अकेले लोगे। तब भी उन्होंने डन कर दिया था कि चलो ठीक है, हम चला के दिखाते हैं, और वो चला के दिखाया।
और दूसरी बात, राहुल जी की आपने बात करी, ये वाकया 24 अकबर रोड पे जब हो रहा था तो हम लोग प्रांगण में बैठे हुए थे। ये दूसरे टर्म की बात आपको मैं बता रहा हूँ कि राहुल गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि राहुल गांधी ने उनकी इच्छा नहीं थी और वो नहीं चाहते थे कि सरदार जी दोबारा से फिर प्राइम मिनिस्टर बने। ये बात सिर्फ ये यहां तक हुई थी कि प्रधानमंत्री को रिप्लेस करा जाए, किसी नए चेहरे को लाया जाए। और उससे पहले प्रणब मुखर्जी साहब के 2 डेलीगेट सोनिया गांधी जी से अलग अलग मुलाकात कर चुके थे। उनका ये कहना था कि भाई बंगाल से किसी व्यक्ति को आज तक बड़ा ओहदा नहीं दिया गया, आप उनको प्रधानमंत्री बनाइएगा। जब ये बात राहुल जी के पास जाती है, सोनिया जी के पास जाती है और बाहर निकल के आती है, तो उनसे खुद प्रणब मुखर्जी बाहर निकल के आते हैं। वो कहते हैं कि इकोनॉमी को जिस गति पे और जहां से लाके इस समय प्रधानमंत्री ने छोड़ा है, वो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इसको आगे बढ़ा पाऊं। उन्होंने कहा इसलिए दूसरा टर्म मनमोहन सिंह के लिए बहुत जरूरी है। ये बात जब उन्होंने आगे पहुंचाई 24 अकबर रोड पे, उसके बाद में सोनिया जी ने और राहुल जी ने सबसे पहले इनके नाम के लिए मोहर लगाई थी। और ये झूठ फैलाया जाता है कि राहुल गांधी जी नहीं चाहते थे या फला व्यक्ति नहीं चाहते थे। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा कि उनके व्यक्तित्व को कमतर आंकने के लिए एक जो षड्यंत्र जो लगातार एक चलाया जाता रहा। आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था, 2 लेखक ऐसे हैं, बहुत अच्छे मित्र भी हमारे, उन्होंने भी एक्सीडेंटल का शब्द इस्तेमाल करा है कि मनमोहन सिंह जी एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री हैं। और ये बात क्या, ये तो लिखी लिखाई जो बारू साहब ने लिख दी उसकी उठा के उनको वहां पे चेप दी। लेकिन जब अगर देखा जाए तो उस समय कांग्रेस के अंदर इनसे ज्यादा गुणी, इनसे ज्यादा ज्ञानवान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। ये कम से कम को कहते कि इतनी सारी मीटिंगें हुई थी, नाम अर्जुन सिंह का जी भी आगे आता था, कभी कभार प्रणब जी का भी नाम आगे आता था, और भी कई नेताओं के सामने आते थे। लेकिन जो दौड़ आके थी वो मनमोहन सिंह जी के ऊपर ही आके रुक जाती थी। और अंततोगत्वा हुआ ही वही, उनको कमान दी गई। और जो कमान देने के बाद 2014 तक जो स्थितियां थी वो आपने देखी। प्रधानमंत्री, अभी आपने कहा विशाल जी की कि अगर आज प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई कुछ बोल दे या कुछ कर ले, वो सीट से हटा दिया जाता। मुझे लग रहा है इससे आगे भी होता है। उनके घर पे सुबह या शाम तक ईडी का नोटिस भी पहुंच जाता है, सीबीआई का भी नोटिस पहुंच जाता है। और मैं कहता हूँ वो जो अजय सर बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को जानते होंगे, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री कोई सवाल कर ले, प्रधानमंत्री से पूछ ले कि आप प्रेस के सामने क्यों नहीं आते हो। उनका सिर्फ दीपावली के बाद एक मिलन समारोह होता है, उनमें अपने चहेते लोगों को बुलाया जाता जो उनके हैं। मैंने तो उस सभा में हम भी जाते, मैंने कभी नहीं देखा कि मनीष जी खड़े हुए हैं या महेंद्र जी गए या अजय सर उसमें गए हूं। इस कोई ऐसी जो पिछले जो पत्रकार हैं जिन्होंने कांग्रेस कवर करी है या जो समभाव की विचारधारा रखते हैं और अपनी लेखनी में, अपनी रिपोर्टिंग में आज भी मैं रोकूंगा माफी के साथ रमेश जी, क्योंकि समय की बाध्यता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और हम बात कर रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर। कल जब उनका निधन हुआ तो पूरी राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई और सबने अपने अपने किस्से डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जो थे वो साझा किए। तो फिलहाल भारत ने एक ऐसे कोहिनूर को खो दिया है जिसकी भरपाई अब शायद कोई भी नहीं कर सकता। तो फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।